हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको नागरिक शास्त्र विषय में देश की सुरक्षा और विदेश नीति पाठ 3 इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो पाठ 3 जो सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है, देश की सुरक्षा और विदेश नीति। देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके संदर्भ में परिचय की दृष्टि से मैं आपको अब से पीछे की तरफ ले चलता हूं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। तब हमारे देश में 1947 से पहले अंग्रेज़ों का शासन चलता था। अंग्रेज़ों के गुलाम थे, भारत स्वतंत्र नहीं था। उसके लिए हमारे देश के महापुरुषों ने ऐसा अनुभव किया कि हम गुलाम न रहें। इसके लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। किंतु आज़ादी के होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और उसने हमें यह सीख दी कि हमें अपने सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र सैनिक बलों की विशेष आवश्यकता है तथा हम अपने देश की रक्षा के लिए ऐसे सशस्त्र सैनिक बल, उनके साथ उनको प्रयोग करने वाले हथियार अवश्य चाहिए। ये सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने जो आक्रमण किया तो हमारे देश को ये चेता दिया। तभी से हमने अपने वैज्ञानिक क्षेत्र में सैनिकों की बढ़ोतरी की। सेना के लिए हमारे देश में एक संगठन बनाया गया और यह संगठन सेना के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में जो सेना बनाई गई उसके 3 कोर यानी 3 अंग बांटे गए। पहला अंग है थल सेना, थल सेना, और दूसरा अंग है नौसेना, नौसेना को वायुसेना भी कहते हैं, और तीसरा अंग है वायुसेना। तो इस प्रकार सेना के 3 अंग बांट करके एक सेना का गठन किया गया। देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में इन तीनों सेनाओं का भी एक अलग से और डिवाइडेशन किया गया। जो थल सेना है उसको 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग उत्तरी, दूसरा दक्षिणी कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान और पश्चिमी कमान, और 5वां था केंद्रीय कमान। तो इस प्रकार से 5 भागों में थल सेना को बांटा गया। इसी प्रकार दूसरी सेना आपकी नौसेना, जिसको जल सेना भी कहते हैं, यह 3 भागों में बांटी गई। पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। क्योंकि हमारे देश के 3 ओर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में ही जल है, सागर हैं। ठीक इसी प्रकार से आता है वायुसेना। तो वायुसेना कमान भी 4 भागों में बांटी गई। उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, रखरखाव कमान और सशस्त्र आयुध कमान। जो वायुसेना की कमानें हैं ये हमारे देश में अंतरिक्ष में हेलीकॉप्टर, वायुयान इनके आदि से अपनी निगरानी करती हैं। अब इन तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का। किंतु अभी पिछले वर्ष 2019 में ही हमारे भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत जी, जो थल सेना अध्यक्ष थे, उनको एक नया पद सृजित किया गया। हमारे देश में सेनाओं में तीनों सेनाओं के ऊपर एक पद दिया गया जिसका नाम रखा गया CDS। क्या रखा गया? CDS। तो CDS जनरल बिपिन रावत को CDS बनाया गया, जो तीनों सेनाओं के ऊपर अपनी निगरानी करते हैं।
तो इस CDS में इसको कहते हैं फुल फॉर्म में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये CDS का पद 2019 में सृजित किया गया। इसकी मांग तो बहुत दिनों से चल रही थी, किंतु किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं की। मोदी सरकार ने इसको बनाने का काम किया, जिससे कि हमारे जो सेना अध्यक्ष थे तीनों, उनका कुछ काम हल्का हो गया। अब इसी प्रकार से जो देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति ही होता है। सेनाओं का संचालन करने के लिए एक जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो काम करता है, और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल एक ऐसा समिति गठित करता है जो रक्षा विभाग के मामलों को देखती है। इस रक्षा विभाग के मामले एक रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। रक्षा मंत्रालय इसके कार्यों को कार्यान्वित करता है। ठीक इसी प्रकार अब हम आपको चलते हैं कि जो थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं। तो वर्तमान में आपके जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इनके पद को कहते हैं जनरल। थल सेना अध्यक्ष का सबसे ऊंचा पद जो है वो जनरल कहलाता है। ठीक मनोज मुकुंद नरवणे जी इस समय हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष हैं। दूसरा आपको आते हैं एडमिरल, यानी नौसेना अध्यक्ष, उसका पद को कहते हैं एडमिरल। तो एडमिरल इस समय हमारे हैं करमबीर सिंह जी, जो नौसेना अध्यक्ष हैं, यानी जिनको जल सेना अध्यक्ष भी कहते हैं। और तीसरे आते हैं वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल पद है उसका, एयर चीफ मार्शल उसका पद है। वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और इस समय हमारे देश में जो एयर चीफ मार्शल हैं वो है RKS भदौरिया। ठीक इसी प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं का ये जो संचालन होता है इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के द्वारा होता है। अब इसके अलावा हमारी देश में सेनाओं की कुछ अलग संगठन भी हमारे देश में काम करते हैं। जैसे कि पहला संगठन है सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे देश की सीमाओं पर सेना लगी होती है, BSF कहते हैं उसे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। वह अन्य देशों से आने वाले आतंकवादियों को या अन्य देश के जो सैनिक होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनको सीमा पर ही रोक देती है। तो इसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा संगठन है तट रक्षक संगठन। तट रक्षक संगठन इस प्रकार का काम करता है जो समुद्र के किनारे पर अपने तटों की रक्षा करता है। अन्य देश का कोई जहाज या पनडुब्बी यहाँ पर हमला न कर दे, या अपना बेड़ा हमारे देश के बराबर में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में कोई अतिक्रमण ना कर ले। इसलिए तट रक्षक सेना तटों पर काम करती है। इससे ठीक आगे है प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना वह सेना है जो अपने देश के लिए किसी भी समय काम करने के लिए तैयार रहती है, और वो सीखने की प्रवृत्ति उसमें होती है। वो कभी भी किसी भी समय अपने दायित्व को निभाने के लिए ये अपना प्रशिक्षण करती रहती है। इसके ठीक आगे है नेशनल कैडेट कोर, NCC। NCC की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। यह विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, इंटर कॉलेज में NCC की शाखाएं लड़कों और लड़कियों के लिए दी जाती है। इससे प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। इसके सर्टिफिकेट A, B और C 3 सर्टिफिकेट होते हैं, और उनका महत्व अधिक बढ़ जाता है जब किसी देश में दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाता है। तो ऐसे समय में हमारी नेशनल कैडेट कोर जो नवयुवकों की होती है, उसको सेना में भर्ती करने के लिए अटेंडम बुलवाया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से 1965 के युद्ध में या 1962 के युद्ध में भी इस प्रकार के हमारे देश की NCC ने जो काम किया था, उसको अटेंडम बुला करके उसने सेना में भर्ती कराया गया। जैसे कि पुलिस की सहायता के लिए आपने तो चौराहों पर देखा होगा, होमगार्ड लगे रहते हैं, और बाद में उन होमगार्डों को पूरा प्रशिक्षण होने के बाद पुलिस में कभी भी भर्ती किया जा सकता है। इसके बाद
आप कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनका काम ये है कि हमारे सरकारी प्रतिष्ठानों या सरकारी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनकी रक्षा करना है। तो इस प्रकार की औद्योगिक जो सुरक्षा बल हैं वो हमारे प्रतिष्ठानों की तथा औद्योगिक इकाइयों की जो सरकारी कारखाने होते हैं उनकी रक्षा करती है। ठीक, इसके आगे है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ये हमारे देश का सबसे बड़ा सेना का कोर है, यानी सबसे बड़ी कोर है। इसका काम है कि हमारे देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और देश के किसी भी कोने में जाकर के देश की रक्षा करना इनका असली दायित्व है। तो ये किसी भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है पूरे देश में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, जहाँ भी इसे जरूरत पड़ती है तुरंत अडेंडम जो है इसको भेज दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी सीमा सुरक्षा में सहायता करती है BSF के साथ मिलकर के। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अब जो CRPF बहुत दिनों से लगी हुई है, तो जहाँ जहाँ आतंकवादी आते हैं, झगड़ा करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में बोडो उग्रवादी हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हैं, तो इस प्रकार से अनेक देश की सीमाओं पर CRPF यानी केंद्रीय सुरक्षा बल, जो केंद्रीय सुरक्षा बल काम करता है CRPF। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी सेना है जो हमारे देश में काम करती है। ठीक, इसके आगे है रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स भी केंद्रीय सुरक्षा बल यानी CRPF का ही एक ऐसी कोर है जो अत्यधिक यानी तुरंत ऐसी रक्षा में तत्पर रहती है। अचानक कोई कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स को ही भेजा जाता है और ये तुरंत अपना वहाँ पर जाकर के अपना एक्शन कार्य कर देती है, अपना काम शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से ये सेना के अनेक मैंने आपको संगठन बताए। इसके बाद में एक और छोटा सा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों का ये काम होता है कि देश के सभी जो संस्थाएं हैं उनकी रक्षा करना, देश के जो सभी नेता मंत्री जो VIP लोग होते हैं उनकी सुरक्षा का काम भी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के सैनिक ही करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक अनेक प्रकार के संगठन कार्य करते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे देश में सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी एक दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को हम मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को हमारे देश में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिससे कि सेना का भी मनोबल बढ़ता है। इसके बाद हम आपको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत हमें विदेशों से कैसा संबंध करना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में हमारे देश की जो विदेश नीति थी ये दूसरे देशों, पड़ोसी देशों से मिलकर के चलने की थी। मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना था, यानी हम पड़ोसी देशों से मित्रता का व्यवहार करें। इस प्रकार से हमारे देश में अनेक नीतियां बनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक 1954 ईस्वी में एक सिद्धांत बनाए, 5 सिद्धांत, जिनको पंचशील सिद्धांत कहा गया। वह पंचशील सिद्धांत हमारे देश में जो इस समय काम करते हैं उन 5 नियमों के आधार पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे 1954 ईस्वी में, उसके बारे में पहला है कि हमारा देश पड़ोसी देशों से मित्रता का संबंध रखे। दूसरा है हमारा देश या कोई भी देश किसी दूसरे पर सीमा पर अतिक्रमण ना करे। तो इस प्रकार से हम पड़ोसियों के साथ मित्रता का संबंध रखते हुए उसको लड़ाई के लिए ना उकसाएं और उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण ना करें। ठीक इसी प्रकार से ये 5 सिद्धांत जो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे इनका हम पालन कर रहे हैं। तो ये है पंचशील सिद्धांत। उसके बाद में हमारा जो संसार है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो 1945 तक 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश के आज़ाद होने के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में पूरा संसार 2 गुटों में बटा। पहला गुट था पूंजीवादी गुट, जो कि उसके मुखिया हैं USA, यानी USA देश है एक उत्तरी अमेरिका का, जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
तो पहला गुट हुआ पूंजीवादी गुट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा गुट था रूस का, जिसको कहते थे सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्र संघ USSR। तो इस प्रकार से दो गुट, वो साम्यवादी गुट था, एक पूंजीवादी गुट था। अब हमारा देश किधर जाए, इसलिए उस समय इन दोनों गुटों ने सभी देशों से, जो देश थे उन सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, किंतु हमारे देश ने कहा कि हम किसी भी गुट में न रह करके गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। यानी हमारा देश इस समय गुट निरपेक्ष है। तो गुट निरपेक्ष का मतलब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, किंतु हम शांतिपूर्ण समझौते का हमेशा समर्थन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और चीज़ चली, निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि हथियारों की होड़ न की जाए, हम हथियारों को कम से कम बनाएं जिससे कि झगड़े की संभावना अधिक ना बढ़े। तो इस प्रकार से निशस्त्रीकरण के पक्षधर हैं हम, किंतु बाद में जब कुछ देशों ने हमारी ओर आंख उठाकर देखा या अन्य देशों में भी आपस में युद्ध होते देखा, तो हमारे देश में भी विज्ञान को आगे बढ़ाया गया। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सारी ऐसी मिसाइलें बनाई जिन्होंने हमारे देश में सेना के मनोबल को बढ़ाया, और इसीलिए उनको हम मिसाइल मैन की संज्ञा उन्हें दी जाती है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो उन्होंने इस क्षेत्र में अथक प्रयास किया, और बाद में हमने भी ये महसूस किया, हमारे देश में जो हमारे देश की सरकार थी उसने महसूस किया। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने पोखरण में एक परीक्षण किया था 1974 में, जो राजस्थान में है पोखरण स्थान। तो परमाणु परीक्षण पहला वहाँ हुआ था 1974 में। दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में हुआ, वह भी पोखरण में राजस्थान में हुआ था। धीरे धीरे हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जो 1965 में पाकिस्तान 1965 में 62 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, 65 में हाँ पाकिस्तान ने चीन से हुआ था। तो चीन के युद्ध में उन्होंने ये नारा दिया था कि हमारा देश जय जवान जय किसान पर आधारित है। उसके बाद में अटल जी ने एक नारा दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। किंतु अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हमारे देश के लिए समर्पित हैं। उन्होंने इस नारे को और बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो इस प्रकार से हमारे देश में सरकारें नारा के साथ साथ अनेक आगे काम कर रही हैं। अब हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने देश में ही अनेक आयुध फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, जिससे कि अनेक प्रकार के सेना के हथियार या मिसाइलें या हवाई जहाज के पुर्जे आदि हमारे देश में ही बन सकें, ऐसा हमारा देश प्रयास कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़े। इस समय हमारे देश में आप देख रहे हैं चीन ने सारी जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक अपना अतिक्रमण करने के लिए सेना इकट्ठी कर रखी हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में चीन की सेना वहाँ डटी हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से पश्चिम में और उत्तर में पाकिस्तान ने भी अब विगत 20 वर्षों से अधिक आतंकवाद फैला रखा है, और हमारे देश में समय समय पर घुस करके वो आक्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमने एक भरसक प्रयत्न किया है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री भरसक प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, और इस पाठ का PDF मैं आपको भेजूंगा कक्षा 8 में। और इस PDF के काम करने से पहले इस वीडियो को आप अवश्य सुने। वीडियो सुनने के पूरी वीडियो सुनने के बाद ही अपना PDF का काम करेंगे। और आने वाले जो ये अर्धवार्षिक तक का कोर्स मैंने कक्षा 8 का पूरा कर दिया, किसी को कोई परेशानी हो तो आप बता देंगे। केवल मानचित्र समझाने रह गया, तो मानचित्र मैं अगले सोमवार से आपको समझाऊंगा। ठीक आप जो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत। ओके बच्चों।